जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। आज आपका क्लास चलेगा, रिकॉर्डेड चलेगा, लाइव इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि वाईफाई का समस्या है, इसी कारण से लाइव नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अभी जो चल रहा है आपका सेल चल रहा है। सेल में अभी तक क्या क्या चीज़ खत्म हो चुका है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म, सॉरी सेल मेम्ब्रेन खत्म हो चुका है, यानी कोशिका झिल्ली खत्म हो चुका है, सेल वॉल यानी कोशिका वृत्ति खत्म हो चुका है। ठीक है, ये सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म खत्म हो चुका है, यानी कोशिका द्रव खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ आपका खत्म हुआ? प्रोटोप्लाज्म खत्म हो चुका है। ठीक ना, ये सब चीज़ जो होता है, यानी जीव द्रव जो है, ये सब चीज़ खत्म हो चुका है। अभी हम लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़? हम लोग न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, यानी केंद्रक पढ़ रहे हैं। बता दिए हैं आपको कि केंद्र जो होता है किसी भी कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है, वहीं से सभी कोशिका को नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, और केंद्रक जो होता है अन्य सभी कोशिकाओं जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उससे सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और बताए थे केंद्रक के आधार पर ही जो कोशिका जो होता है दो रूप में होता है। जिन कोशिका के पास केंद्रक होता है उसको हम लोग प्रोक्रिएटिव कोशिका कहते हैं, और उससे जो जीव बनता है उसको प्रोक्रिएटिव जीव कहते हैं, क्योंकि हर जीव कोशिका से मिलकर बनाता है। जिस कोशिका के पास केंद्रक होता है उससे जो जीव बनता है उसको यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो प्रोक्रिएटिव जीव कौन कौन है? आपका बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया होगा, वो सब क्या है? प्रोक्रिएटिव जीव है। यूकैरियोटिक जीव कौन कौन से हैं? पौधे जितने भी हैं, पौधे के जितने भी पौधे जो भी प्रकार है, सभी प्रकार के पौधे क्या है? यूकैरियोटिक है। हम लोग क्या है? जंतुज है, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक है। हाँ, हम लोग में कुछ कोशिकाएं अपवाद, एक कोशिका है जो कि अपवाद है। ठीक ना, अन्य सभी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन एक कोशिका अपवाद है। कौन सा? रक्त का कोशिका, यानी ब्लड की कोशिका, जो आरबीसी कोशिका है, उसके पास केंद्रक नहीं पाया जाता। सिर्फ हमें में नहीं, यानी मनुष्य में ही नहीं ऐसा समस्या है, वैसे हर जीव में समस्या है। जो क्या है? मेमल्स है, यानी स्तनधारी है, उनमें क्या चीज पाया जाता है? आरबीसी के अंदर क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। उसमें हीमोग्लोबिन भरा पड़ा रहता है, वह ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सुगम मुक्त रास्ता अपनाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद केंद्रक का और क्या चीज़ काम है? जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि हमारा जो जन्म जो होता है, निर्माण जो होता है, वो भी सेल डिवीजन के कारण होता है। हम लोग का जो वृद्धि जो होता है, हाइट इंक्रीज करता है, वेट इंक्रीज करता है, जो भी चीज़ मोटापा होता है, जो भी चीज़ इंक्रीज कर रहा है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि कोशिका ही है, कोशिका ही इंक्रीज करेगा, कुछ भी इंक्रीज करेगा तो वो सब कुछ कौन करवाता है? यह सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन करवाता है। ठीक ना, और हमारा जब जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, वो सब घाव भरने का काम कौन करता है? ये कोशिका विभाजन करवाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोशिका विभाजन नहीं तो हम लोग का कहानी खत्म है। चलिए आइए, कोशिका विभाजन में केंद्रक क्या काम करता है? कोशिका विभाजन में दो स्टेप चलता है, समझिए ध्यान से। कोशिका विभाजन में दो स्टेप चलता है। जैसे कि ये क्या हो गया? ये कोशिका होगी, ठीक है, और ये क्या चीज हो गया? केंद्रक हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? इसको जब दो भाग में बांटना होता है, सबसे पहले जो केंद्रक जो होता है ये दो भाग में बढ़ता है, बीचों बीच क्या हो जाएगा? ये दो भाग में, सॉरी ये क्या होगा? ये दो भाग में बढ़ेगा। ये कितना भाग बढ़ जाएगा? दो भाग में बढ़ जाएगा। एक केंद्रक, दो केंद्रक। जब केंद्रक सबसे पहले कौन दो भाग में बटा? केंद्रक बटा। तो सबसे पहले कौन सा भाग प्रक्रिया होता है कोशिका विभाजन में? कैरियोकाइनेसिस, यानी केंद्रक विभाजन होता है सबसे पहले। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या चीज होता है? ये जो केंद्रक विभाजन होगा उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव जो होता है, यह क्या होता है? ये बीचों बीच ये विभाजन होता है। जब कोशिका द्रव दो भाग में जब कन्वर्ट हो जाएगा, दो भाग में बट जाएगा, तो संपूर्ण रूप से कोशिका क्या होगा? दो रूप में हो जाएगा। अलग कोशिका बन जाएगा, ये भी क्या होगा? अलग कोशिका बन जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन। दूसरा क्या चीज होता है? साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव विभाजन। ठीक है, चलिए दो प्रकार से विभाजन होकर के कोशिका एक कोशिका से दो कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ चुके हैं। उसके बाद हम आपको बताए थे कि जो केंद्रक जो होता है, केंद्रक में क्या क्या चीज पाया जाता है? केंद्रक का जो पार्ट्स हम जिक्र कर रहे थे, केंद्रक का पहला पार्ट्स में चीज बताए थे। कोई भी जो केंद्रक है, केंद्रक क्या होता है? एक झिल्ली नुमा संरचना से घिरा होता है। केंद्रक एक झिल्ली नुमा संरचना से घिरा होता है। जैसे क्या था? कोशिका भी क्या था? कोशिका जो था ऊपर से एक झिल्ली नुमा संरचना से घिरा हुआ था, उसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते थे। ठीक ना, उसी तरह से केंद्रक भी क्या है? झिल्ली नुमा संरचना से घिरा हुआ है, उसको हम केंद्रक झिल्ली कहेंगे, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। इसको सेल मेम्ब्रेन्स कह रहे थे इंग्लिश में, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? केंद्रक झिल्ली कहेंगे। ठीक है, ये केंद्रक झिल्ली कोशिका के लिए क्या करता है? ये केंद्रक झिल्ली क्या करता है? केंद्रक झिल्ली करता है कि कोशिका को एक स्थायित्व प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है? या किसी भी मटेरियल्स को, किसी पदार्थ को बाहर से अंदर आने के लिए एक चयनात्मक गुण को अपनाता है। कौन अंदर आएगा, कौन नहीं आएगा, इस चीज को यह फिक्स करता है। क्या ये पदार्थ आएगा, ये पदार्थ जाएगा, एक चयनात्मक गुण को दर्शाता है। ये अंदर आने जाने का काम किसके द्वारा होता है? यही केंद्रक झिल्ली जो होता है, इसी में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसी से कोई मटेरियल अंदर भी जाता है, इसी से कोई मटेरियल कहता है बाहर भी आता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र कहते हैं। ठीक ना, उससे मटेरियल आदान प्रदान होते रहता है। ठीक है,
चलिए ये चीज हम आपको समझा चुके थे। उसके बाद जैसे हम केंद्र के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे हम लोग क्या था कोशिका था, कोशिका के अंदर प्रवेश किए, हमको एक अंदर में क्या मिला, केंद्रक मिला। उसी प्रकार से केंद्रक के अंदर जब प्रवेश करते हैं, एक छोटा सा जो होता है एक तरह से जो ना उलझा हुआ एक संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। अब यह न्यूक्लियोलस जो होता है यह लगभग क्या होता है, बीच में पाया जाता है, ठीक है। आप पूछेंगे केंद्रक का, अब पार्ट देखिए क्या कहते हैं हमको पढ़ना है। ये केंद्रक झिल्ली पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या पढ़ेंगे हम लोग, केंद्रिका पढ़ेंगे। और क्या चीज है, ये दोनों के बीच में जो होता है जल भरा पड़ा होता है, क्रोमेटिन जालिका भरा पड़ा होता है। और हम लोग अभी पढ़े हैं क्या चीज रिसेंट में, इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है इसके अंदर में, ये क्या हो गया समझ ध्यान से, ये कोशिका हो गया और ये क्या हो गया, नाभिक हो गया। कोशिका और नाभिक के बीच में क्या चीज है, कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव है। ये कोशिका का झिल्ली था, ठीक ना, ये कोशिका का दीवार था, तो उसके अंदर जो जस्ट जो द्रव पाया गया उसको कोशिका द्रव कहते हैं। उसी प्रकार से नाभिकीय दीवार जो ये है, नाभिक का जो दीवार है उसके जस्ट अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहेंगे, नाभिकीय द्रव कहेंगे। और नाभिकीय द्रव में जो होता है यही पाया जाता है आप लोग क्या चीज, आपका एसिड पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, एन न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। या न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन था, एक डीएनए था और क्या चीज था, एक आरएनए था। डीएनए आरएनए के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े, थोड़ा समझ लीजिएगा। ये कहाँ पाया जा रहा है, डीएनए आरएनए पाया जा रहा है आपका कोशिका द्रव में। जब डीएनए आरएनए अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का टॉपिक जो होगा इसी में एक क्या होगा, एक धागे जैसा संरचना पाया जाता है, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, यानी क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, ठीक ना। ये धागे नुमा संरचना होता है। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे, इस धागे नुमा संरचना के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। हाँ, थोड़ा हम पिछले का जो है ये इसको हम समझा देते हैं, डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए आरएनए के बारे में हम लोग अब हम बता दे रहे हैं आपको कि बता चुके हैं पहले भी। डीएनए मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की कमी वाला न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसमें डीऑक्सीराइबोज जो है वो एक शर्करा, अलग प्रकार की शर्करा है, और आरएनए में जो राइबोज है वो एक अलग प्रकार की शर्करा है। ये शर्करा को दर्शाता है। और न्यूक्लिक एसिड दोनों अम्ल तो है ही। चलिए इसी में एक और चीज बता दे रहे हैं, इसमें नाइट्रोजनियस बेस यदि पूछिएगा, ठीक ना, यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार पूछिएगा, तो डीएनए में क्या चीज पाया जाता है आपका, ये पाया जाता है आपका, देखिए ये एडेनिन हो जाता है, ये एडेनिन हो जाता है, ठीक है। और क्या चीज हो गया, थायमिन। जो डीएनए की बात करते हैं तो एडेनिन जो नाइट्रोजनियस बेस है वो किसके साथ जुड़ता है, वो थायमिन के साथ जुड़ता है। किसके द्वारा जुड़ता है, किस बंधन के द्वारा, डबल बंधन के द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा। आइए जो डबल बॉन्ड किसका है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। उसी प्रकार से ये साइटोसिन जो है किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन के साथ। ये 4 जो है नाइट्रोजनियस बेस है, यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार है, ठीक ना। ये साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। नाइट्रोजन बेस में क्या चीज हो गया, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। सेम देखिए इधर भी देखिएगा, यहाँ भी साइटोसिन है और यहाँ पे आरएनए जो है, आरएनए में भी साइटोसिन है, यहाँ भी ग्वानिन है, यहाँ भी ग्वानिन है, यहाँ भी एडेनिन है, यहाँ भी एडेनिन है। तो दोनों में अंतर क्या चीज है, यहाँ थायमिन है और यहाँ पे यूरेसिल है। पूछा जाएगा कि नाइट्रोजनियस बेस के आधार पर डीएनए आरएनए में अंतर क्या चीज है, कि डीएनए के पास थायमिन हो जाता है और आरएनए के पास यूरेसिल हो जाता है। नाइट्रोजनियस बेस के आधार पर यही अंतर है। हाँ, अब पूछेगा कि डीएनए जो होता है यह किस प्रकार की संरचना है, डबल हेलिक्स संरचना। देखिए इधर से आ जाता है एक संरचना इधर से आ जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स संरचना कहते हैं। इसको किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, ठीक है। चलिए आरएनए के बारे में बता चुके हैं, क्या चीज है ये, सिंगल हेलिक्स संरचना। क्या चीज है, सिंगल हेलिक्स संरचना। देखिए इसके अंदर जो पाया जाता है क्या चीज, देखिए साइटोसिन ग्वानिन हो गया, ठीक ना। उसके बाद क्या चीज, एडेनिन, थायमिन हुआ। ये अंदर में क्या जो जुड़ता है, जो निर्माण करने के लिए जो जुड़ा होता है नाइट्रोजन बेस का, वही इसमें दर्शाया गया, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को हम लगभग समझा चुके हैं, बता चुके हैं। हाँ, आज जो मुख्यतः जो चीज है, कुछ पॉइंट है जो कि आपको थोड़ा याद रखने में सहायता प्रदान करेगा, लगेगा कि हाँ हम कुछ सीखे हैं। देखिए इसमें जितना भी होता है ना, अक्सर हम भी कंफ्यूज होते थे कि कोई ये कहा जाता था कि जो है ना कि अनुवांशिकी गुण डीएनए में पाया जाता है, फिर कोई बोलता था ना अनुवांशिकी गुण जी में पाया जाता है, कोई बोलता था अनुवांशिकी गुण गुणसूत्र में पाया जाता है, कोई बोलता था अनुवांशिकी गुण क्रोमेटिन जालिका में पाया जाता है। अरे भाई, अनुवांशिकी गुण किस में पाया जा रहा है, कुछ तो सही से बताओ, जिसकी माइंड का जो है ना संतुलन हो, कि सही समझ पाए कि हाँ इसी में पाया जाता है।
ये सबसे बेसी सबसे ज्यादा जो होता है इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या चीज है ये चीज, हर चीज में कोई कह दे रहा, लेकिन बात कहिए तो सब में है। अनुवांशिकी गुण क्रोमेटिन में भी है, अनुवांशिकी गुण गुणसूत्र में भी है, अनुवांशिकी गुण आपका डीएनए में भी है, अनुवांशिकी गुण आपका जो न्यूक्लियस है उसमें भी है, ठीक ना, इस सब में अनुवांशिकी गुण आपका जीन में भी है। लेकिन भाई क्या है इस तरह से, कैसे हम सब में कह देते हैं, कारण आपको हम समझाते हैं। इसका मतलब देखिए सब में उसको कह रहा है, इसका मतलब उसका संबंध किससे है, सबसे है। जैसे देखिए कि आपके दादाजी हुए, ठीक है, और उसके बाद आपके पिताजी हुए, ठीक है, और उससे आप हुए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब परिवार की बात आएगी क्या होगा कि सब एक होंगे, एक ही परिवार के हो गए ना। इसका मतलब अनुवांशिकी गुण क्या चीज होता है, इसी प्रकार से पारिवारिक रूप से, ठीक ना। हाँ, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ अनुवांशिकी गुण का, मैंने आपके जो रिलेशन का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, जैसे आपका दादाजी से हुआ, उसके बाद आपका पिताजी, फिर वो आप, उसी प्रकार से क्या होता है, इसका भी उसी प्रकार से स्ट्रक्चर चलता होगा, ठीक ना। फिर वो उससे वो उससे वो उससे वो, लेकिन हाँ आया सबसे है, बस एक पीढ़ी बर पीढ़ी बढ़ा है। हम समझते हैं इस चीज को किस तरह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए, ये हम लोग का क्या है, ये कोशिका का क्या है, ये कोशिका का केंद्रक है। ये क्या है, कोशिका का क्या है, केंद्रक है। केंद्रक जो है, चलिए उसी को हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। चलिए आराम से समझ में आ जाएगा इस, चलिए समझिए ध्यान से। यह क्या हमारा केंद्रक है, ये कोशिका का क्या है, यह क्या है, केंद्रक है। चलिए देखिए केंद्रक है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस है। आप समझिएगा ध्यान से, ये जो केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर जो होता है ये डीएनए है। ये क्या है, डीएनए। केंद्र के अंदर क्या है, डीएनए। केंद्र के अंदर क्या है, डीएनए, ठीक है। चलिए पहले लिखिए, पूर्ण रूप में लिखते हैं। पहले लिखते हैं कोशिका, क्या लिखते हैं, कोशिका, सेल, ठीक है। सेल के अंदर क्या चाहिए, ये पूरा क्या चाहिए, सेल यानी कोशिका, उसके अंदर क्या चाहिए, न्यूक्लियस से क्या है आपका केंद्रक है। चलिए केंद्रक लिखते हैं, ठीक ना। उसके बाद केंद्रक के अंदर, ये जो केंद्रक जो होता है इसके अंदर में क्या चीज पाया जाता है, डीएनए। इसी को निकाला गया, इसी को क्या किया गया, इसी को यहाँ से निकाल करके विस्तृत लाया गया, ठीक ना। क्या चीज पाया जाता है आपका, डीएनए पाया जाता है। केंद्र के अंदर क्या चीज पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक ना। अब इस डीएनए जो है, ये जो डीएनए जो है, इसको भी यदि खींच करके तीरेंगे तो क्या चीज, इसको खींच करके निकाले, क्या निकला, डीएनए निकला। ये देखिए सेल के अंदर केंद्रक, और केंद्रक को जब यहाँ खींच करके निकाले क्या निकला, डीएनए। अभी इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ये क्रोमोसोम की बात नहीं करेंगे, हम क्रोमोसोम को बहुत अच्छे से समझाएंगे। पहले समझिएगा, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को जब खींच के निकाला क्या निकला, डीएनए। और डीएनए जो होता है, डीएनए को जब खींच के निकाले क्या निकला हम लोग का, जीन। क्या चीज निकला हम लोग का, जीन। जीन, ठीक है। और जीन को यदि हम खींच के निकालते हैं, ये जीन हो गया, जीन को यदि खींच के निकालते हैं क्या निकलता है, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या निकलता है, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का न्यूक्लियोटाइड्स ही होता है। अब समझना है ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया कि कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के जीन बनाता है, जीन मिलकर के डीएनए बनाता है, और डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, ठीक ना। केंद्रक कहाँ है, कोशिका में। अब पूछेगा कि अनुवांशिकी जो मुख्य आधार जो होता है हम लोग का, क्या चीज होता है आपका, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक ना। यही क्या करता है, एक तरह से सेगमेंट में बटा हुआ रहता है, और एक सेगमेंट जो होता है, एक फिक्स सेगमेंट जो होता है, यहाँ से यहाँ तक एक खंडित जो, इसको फिक्स मानते हैं, जिसे यहाँ से यहाँ तक को हम माने हैं जीन, ठीक ना। ये तो न्यूक्लियोटाइड्स बना हुआ भरा पड़ा है, ठीक ना। लेकिन एक फिक्स न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ से यहाँ तक के जो न्यूक्लियोटाइड्स है, उसको हम संपूर्ण रूप से क्या मान लेते हैं, हम लोग जीन मानते हैं, ठीक ना। ये जीन किस प्रकार से काम करता है, हो सकता है इस क्षेत्र में आपका जो हमारे बॉडी का जो भी माता पिता से जो हम लोग को जो मिलता है ना, वो एक जीन के रूप में खंडित खंड रूप में क्या होता है, खंडित खंड रूप से रहता है जीन, और उसी में फिक्स किया हुआ रहता है। कहीं आपके आंख का कलर फिक्स किया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, उसमें कहीं आपका आंख का कलर फिक्स किया हुआ रहेगा वो कोड में, कहीं उसको उसी प्रकार कोड रहेगा, उसमें आपके हाइट का क्या रहेगा फिक्स, कहीं उसी प्रकार का कोड रहेगा। हो सकता है कि उसमें जो किसी प्रकार की बीमारी जो आपके माता पिता में है वो आप में आने का चांस रहेगा, तो उसमें वो कोड इंकित रहता है। जितना सब जो भी होता है आप बच्चे के अंदर जो सब कोड आते जाता है, बच्चे में वो सब गुण आते जाता है, ठीक है। यदि पिताजी का रंग यदि गोरा है तो बच्चे में जो गोरा होता है, इसका मतलब क्या है, उसका जो जीन जो होता है गोरा वाला, वो जीन का जो कोड है वो बच्चे में आया है, जिसके कारण बच्चा भी उसी के कलर का हुआ है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब यह कोड अंकित करता है कि बच्चे का सब चीज का, कलर का हो गया, हाइट का हो गया, मोटापे का हो गया, बहुत प्रकार की समस्याएं होती है, वो सब चीज का अनुवांशिकी गुण कर सकते हैं, उसको
उसमें कोडिंग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब समझना ध्यान से। अब पूछेगा कोई भी तो जीन के अंदर भी क्या चीज हो गया, अनुवांशिकी गुण हो ही गया। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी क्या हो गया, अनुवांशिकी गुण हो ही गया। अब जीन से ही ना डीएनए बना है, तो जीन में अनुवांशिकी गुण है, इसी से बना है डीएनए, तो क्या डीएनए को अनुवांशिकी गुण नहीं इसमें कहेंगे? कहेंगे। अरे डीएनए जो है, डीएनए कहाँ पाया था, केंद्रक। तो क्या न्यूक्लियस में बोलेगा, क्या बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर अनुवांशिकी गुण पाया था? काहे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि केंद्रक के अंदर डीएनए है, तो डीएनए में अनुवांशिकी गुण है, केंद्रक में क्यों नहीं होता? और सेल तो सेल ही हो गया। ठीक है, इसका मतलब अनुवांशिकी गुण किसमें कर सकते हैं पाया जाएगा आपका? न्यूक्लियोटाइड्स भी कर सकते हैं, जीन भी कर सकते हैं, डीएनए भी कर सकते हैं, केंद्रक भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि आपको याद करना होगा, यदि देखिए अभी कोशिका को आप यदि कोई किताब कहते हैं ना, तो कोई कोशिका यदि कोई किताब है, यानी इसको क्या कह दिया, बुक कह दिए, तो कोशिका किताब है, तो ये जो आपका केंद्रक जो है उसका कोई एक कहानी है। जो किताब में क्या होता है, कई कहानी होता है, उसमें से केंद्रक के प्रकार का क्या है, कोशिका के आधार पे। यदि कोशिका को आप किताब कहते हैं, केंद्रक को क्या कहिए आप, कहानी कहिए, यानी स्टोरी कहिए। ठीक ना। अगर यदि केंद्रक कहानी है तो डीएनए क्या चीज है, डीएनए उस कहानी का एक वाक्य है। डीएनए उस कहानी का क्या है, वाक्य है, यानी क्या है, सेंटेंस है। ये क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, अगर ये डीएनए सेंटेंस है तो ये जीन जो होता है, वाक्य मतलब क्या चीज है, राम जा रहा है, उसमें से राम, जैसे क्या है कि एक जो किताब है, क्या चाहिए, किताब के रूप में से रामायण हो गया। ठीक ना, एक कहानी है, मतलब कोई कांड कर दिया, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, कोई कांड कर दिया गया। ठीक ना, उसमें डीएनए क्या है, डीएनए का मतलब राम जा रहा है, वो वर्णन है, एक वाक्य है। ठीक ना, उसमें से क्या हो जाएगा, ये जीन क्या चीज करेगा कि जिससे राम जा रहा है, इसमें क्या चीज वाक्य है, तो जीन आपका क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। जीन क्या हो जाएगा आपका, शब्द होगा। जीन क्या हो जाएगा आपका, शब्द होगा। जीन क्या हो जाएगा आपका, शब्द हो जाएगा, यानी क्या चीज हो गया, वर्ड हो गया। ठीक ना, वर्ड क्या चीज का लगा आपका, मैं, जैसे सॉरी राम जिसे जा रहा है, उसमें राम क्या हो जाएगा आपका, वर्ड हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा। ठीक ना, उसका आधार कौन कौन करेगा आपका, जीन। और यदि वही हम आना चाहते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स में, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज हो जाएगा आपका, ये अक्षर हो जाएगा, यानी लेटर हो जाएगा। जैसे राम में क्या है, रो है, तो वो क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा आपका, अक्षर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब सबसे छोटा कौन हो गया आपका, न्यूक्लियोटाइड, उससे बना जीन, उससे बना डीएनए, उससे बड़ा केंद्रक इसमें कोशिका के अंदर। एक तरह से इस तरह से याद करने के लिए हम आपको बता दिए, कोई भी कहानी का जो होता है, किताब में कोई कहानी होता है, कहानी में कोई वाक्य होता है, वाक्य में कोई एक शब्द होता है, उस शब्द में कोई एक क्या होता है, अक्षर होता है। उसी प्रकार से इसको समझना है और याद रखना है। ठीक है, कौन किसमें पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अनुवांशिकी गुण कहिएगा तो जब इसमें है तो इसमें भी होगा, इसमें है इसमें भी होगा। अनुवांशिकी गुण का वहन करने वाला, मतलब अनुवांशिकी गुण सब में पाया जाता है, लेकिन वहन कौन करता है आपका, ये सब जो क्या होता है आपका, वहन करने वाला होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप लोग को। चलिए अब आगे हम बताते हैं चीज। ओहो, डीएनए आरएनए के बारे में बता रहे थे ना। चलिए डीएनए आरएनए के थोड़ा सा बारे में बताते हैं क्या होगा। चलिए थोड़ा कमी। चलिए हाँ, और एक और चीज बता रहे थे, जो हम लोग का जो डीएनए जो होता है, समझिए ध्यान से, ये डीएनए क्या करता है, ये आदेश देता है किसको, आरएनए को। क्या आदेश देता है कि भाई तुम प्रोटीन बनाओ। क्या चीज आदेश, कि भाई तुम प्रोटीन बनाओ। डीएनए आरएनए को आदेश देता है प्रोटीन बनाओ, तो आरएनए क्या करता है, ये प्रोटीन बनाना शुरू करता है। ठीक ना। अब इसी में देखिए किस प्रकार का परिवर्तन, किस प्रकार से किसमें कैसे होता है। अगर यदि कोई डीएनए जो होता है, ठीक ना, डीएनए अगर यदि वो डीएनए में परिवर्तित होता है, डीएनए अगर डीएनए में परिवर्तित होता है, उसको डुप्लीकेशन कहते हैं। क्या चीज को कहते हैं हम लोग, डुप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको लोग, डुप्लीकेशन कहते हैं, यानी द्विगुणन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको लोग, द्विगुणन कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा, एक डीएनए क्या होगा, अपने अनुरूप एक और डीएनए का बनाया। एक डीएनए अपने अनुरूप एक और डीएनए को बना लिया, उसको हम लोग कहते हैं डुप्लीकेशन। समझ लीजिए कि फोटोकॉपी कराने जाते हैं ना, एक फोटोकॉपी से क्या करते हैं, मशीन में डालते हैं, एक और फोटोकॉपी निकल जाता है, कुल मिलाकर के 2 हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक ना, ये डीएनए जो होता है एक और प्रकार के डीएनए को बनाया, उसको हम लोग डुप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रक्रिया क्या होता है कि डीएनए जो होता है
यह क्या होता है, आरएनए में कन्वर्ट होता है। ये क्या होता है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स जो होता है सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट होता है, तो क्या बन जाता है हम लोग, ये आरएनए बनता है। डीएनए का आरएनए में बदलना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, यानी अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, चलिए, यानी डीएनए से आरएनए में बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, यानी अनुलेखन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आरएनए जो होता है, ये आरएनए से ये प्रोटीन जब बनता है, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन में बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। यानी ट्रांसलेशन मतलब क्या चीज हो गया, अनुवादन हो गया। मतलब क्या चीज हो गया, अनुवादन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से समझिए, तीन चीज हो गया। हाँ, एक क्या चीज होता है, एक जैसे देखिए डीएनए से जब आरएनए बना तो उसको ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, यानी अनुलेखन करते हैं। कभी कभी क्या करना पड़ता है हम लोग को, आरएनए से जो होता है, आरएनए से डीएनए बनाना पड़ता है। आरएनए से डीएनए बनाना पड़ता है। इस स्थिति में क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। इसको क्या कहते हैं, जब आरएनए से डीएनए बनेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उल्टा अनुलेखन। क्या हो जाएगा, उल्टा अनुलेखन। ठीक ना, अगर समझिए ध्यान से फिर देख लीजिए, डीएनए से अगर डीएनए ही बनता है उसको डुप्लीकेशन कहते हैं, यानी द्विगुणन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। अगर फिर आरएनए से जब डीएनए उल्टा बनता है, यानी डीएनए से आरएनए तो ट्रांसलेशन हो गया, आरएनए से यदि डीएनए बनता है यानी क्या हो जाएगा, उल्टा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा अनुलेखन। फिर आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा, आपका अनुवादन कहलाएगा। इसी को एक तरह समझना चाहेंगे। देखिए, अगर यदि डीएनए से डीएनए बनता है तो क्या कहिएगा, आपको डुप्लीकेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, डी यानी डुप्लीकेशन। और डीएनए से अगर यदि आरएनए बनता है उसको क्या कहिएगा आप लोग, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, वह आरएनए से अगर यदि जब प्रोटीन बनता है, आरएनए से क्या चीज बन जाएगा, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनता है उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। क्या चीज कहेंगे हम लोग इसको, ट्रांस, ये हो जाएगा लेसन, हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, हो जाएगा ये ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, हाँ, वही क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनने बजाय आरएनए से डीएनए बन जाता है, यानी उल्टा काम होने लगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, ये एग्जाम्स में इसे पूछता है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आप इस प्रकार का संरचना देखे हमें कहीं भी, ये हो गया हम लोग का सेल हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस में इस प्रकार से जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है इस प्रकार से धागेनुमा संरचना होगा, जो कि गोल गोल घुमा घुमा जैसा होगा, इस प्रकार से रहता है। जैसे देखिए, ये जो है धागा हम लोग के पास है, ठीक ना। चलिए, इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से घुमा फिरा जो होता है ना, लपेटा हुआ रहता है, इस प्रकार से रहता है। ठीक ना, ये फिक्स रूप से नहीं रहता कि किस प्रकार से कैसे है, बस इस प्रकार से ऐसे लपेट करके इस तरह से उस वहाँ पे क्या होता है, रखा हुआ रहता है। ये जो रखा हुआ जो रहता है, इस प्रकार से जो रखा जो है, ये धागे की तरह इस प्रकार से रखा हुआ जो है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन जालिका। इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमेटिन जालिका। ओके, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा समझाने में, थोड़ा अच्छा होगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखिए, ये जो है, ये क्या है हम लोग का, ये क्रोमेटिन जालिका है। ठीक ना, धागा है, सिका सिका चारों तरफ घुमा फिरा है, ये क्या है हम लोग का, क्रोमेटिन जालिका। एक और कंफ्यूजन आपका खत्म होगा कि क्रोमेटिन जालिका किसको कहते हैं, क्रोमेटिन धागा किसको कहते हैं, क्रोमेटिड किसको कहते हैं, गुणसूत्र किसको कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु किसको कहते हैं। ये सब चीज़ कन्फ्यूजन होता है। ठीक ना, अभी हम लोग बैठे हुए हैं उसी चीज़ को लेकर के कि कन्फ्यूजन कैसे खत्म करना है। ये सब कन्फ्यूजन आज आपका कब तक खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। जो भी कन्फ्यूजन पहले से है, पहले समझ लीजिए ध्यान से। कोई भी कोशिका है, उसके केंद्रक में क्या होता है, ये धागेनुमा संरचना होता है, ये क्या होता है, इस तरह से घुमा फिरा रहता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन जालिका कहते हैं।
चलिए क्या चाहिए, क्रोमेटिन ये जालिका हो गया, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, यह क्रोमेटिन जालिका इस प्रकार, ये किस अवस्था में रहता है इस प्रकार, कब रहता है कोशिका में इस प्रकार से, तब रहता है जब कोशिका विभाजन नहीं कर रहा होता है, जब कोशिका विभाजन नहीं कर रहा होता है तब यह रहता है। और यह इसका जो लंबाई जो होता है उस अवस्था में, अगर मानव शरीर का यह है क्रोमेटिन जालिका, उसका लंबाई लगभग क्या होता है, 2 मीटर होता है। लंबाई कितना होता है, लगभग 2 मीटर होता है। चलिए इसका लंबाई कितना होता है, लगभग 2 मीटर होता है। बस क्या होता है, इसके बाद एक अवस्था फिर शुरू होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन अवस्था। जैसे कोशिका विभाजन होना शुरू होगा तब क्या चीज होगा, इस बात को समझिए। देखिए बारीकी समझना, ठीक है, एक बार समझ दीजिए, अगर समझ जाते हैं, अगर इस पॉइंट को आप समझ जाते हैं तो आप बहुत टेंशन मुक्त रहिएगा, आपको लगेगा बहुत कुछ है जो कि हम सीखे हैं आज। चलिए अगर यदि कोशिका विभाजन की बात आती है तो यह जो लगभग 2 मीटर जो है, इसको अगर इसको जैसे उलझा हुआ है, ये धागा उलझा हुआ, इसको इस प्रकार से धागा निकालेंगे, इसको सीधा यदि लंबा करते हैं तो यह 2 मीटर लंबा हो जाएगा। यानी हम लोग से आप लोग से क्या हो जाएगा, ये लंबा धागा है 2 मीटर, ठीक ना। ये सिर्फ एक कोशिका के अंदर क्या है, यह 2 मीटर है। और यदि हमारे शरीर के सभी कोशिका के अंदर से ये धागा निकाल लेंगे तो एक बार सूर्य के पास जा करके वहां से घूम करके चले आएंगे, इतना लंबा हो जाता है ये। क्या कि हमारे शरीर के अंदर अरबों कोशिका है, 1 अरब गुना करो, करोड़ों अरबों गुना, उसका फिक्स नहीं होता है। शरीर जितना मोटा होते जाएगा कोशिका उतना बढ़ते जाएगा, सोच सकते हो। और उतना एक कोशिका के अंदर 2 मीटर, सोच सकते हैं। जो कोशिका हमको दिख नहीं रहा है उसके अंदर 2 मीटर है लंबाई है धागेनुमा संरचना। जब इसका विभाजन होने लगता है तब यह धागेनुमा संरचना जो होता है, पहले से ही इसके अंदर में 46 खंडों में होता है। कितना खंड में होता है, 46 खंड में होता है। बस ये हमको दिखता है हम लोग को कि हाँ ये एक तरह से लपेटा उपटा हुआ है, ठीक ना। जैसे इसका बात होता है कि विभाजन होना है तब यह जो ये खंडित जो होता है, ठीक है, ये जो अंदर में जो रहता है या टूटा हुआ समय नहीं रहता। जैसे विभाजन की बात आता है, ये कोशिका के अंदर जो होता है, यह क्या करेगा, यह कोशिका के अंदर जो होता है, जैसे ये हो गया, ठीक ना। यह कोशिका के अंदर होगा कि यह कि 46 खंडों में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये क्या होगा, खंडित में हो जाएगा। इसकी संख्या लगभग कुल कितनी हो जाएगी, यह 46 खंडित हो जाएगा, ठीक ना। जैसे हो गया ये पूरा बड़ा था, ये पूरा बड़ा था ना, अब इसको हम क्या करेंगे, 46 भागों में टुकड़ा करेंगे, ठीक है। 46 भागों में टुकड़ा करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, जिसके कारण से हम इसको उतना टुकड़ा करेंगे जो कि हमको समझाने में थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। समझ जाइए, टेंशन मुक्त हो जाइए, समय लगेगा थोड़ा। चलिए हम उसको इस भाग में हम खंडित कर दिए, ठीक है। मान लीजिए वो 46 टुकड़ा में से यह एक टुकड़ा आया मेरे पास, ठीक है। अब जैसे ही 46 टुकड़ा में से एक टुकड़ा को हम निकालते हैं, जैसे कि ये टुकड़ा है, इस टुकड़ा को हम निकालते हैं, ये टुकड़ा है, इसको निकाले हम, ठीक है। यह टुकड़ा जो है इसको हम निकालते हैं, ठीक ना। और इस टुकड़े की लंबाई को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, अपने मन से बढ़ा रहे हैं, ठीक ना, समझाने के लिए, अपने मन से बढ़ा रहे हैं समझाने के लिए। यह टुकड़ा इतना बड़ा है, ठीक ना। यह टुकड़ा जो इतना बड़ा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, हम क्रोमेटिन धागा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे लोग, जो क्रोमेटिन जालिका ऐसे था, एक एक भाग में खंडित हुआ, कुल मिलाकर 46 खंडित हुआ। जो ये 46 खंडित को पार्ट बाय पार्ट हम लोग क्या कहेंगे, हम इसको क्रोमेटिन धागा कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, क्रोमेटिन धागा कहेंगे, क्रोमेटिन धागा कहेंगे, ठीक है। अब यह क्रोमेटिन धागा जो होता है, यहाँ से आता क्या कहलाएगा, क्रोमेटिन धागा कहलाएगा। ऐसे ऐसे कितने क्रोमेटिन धागा हुआ केंद्रक में, 46 होगा। देखिएगा कैसे कैसे सब कुछ निकलता है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक के धागा को, कुल धागा को क्रोमेटिन धागा कहते हैं, यानी क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के जो संरचना जो होता है, धागा जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक डीएनए, इसको हम लोग डीएनए कहते हैं। और यह डीएनए जो होता है प्रोटीन से लिपटा हुआ रहता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे ये हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का क्या चीज हो गया, वो जो धागा है, धागा का नाम अभी हम क्या रखें, डीएनए, ठीक है, डीएनए रखें। यानी ये क्या होगा, हम लोग का डीएनए हो गया, ये क्या हो जाएगा, डीएनए हो गया। अब इसमें क्या छिपा रहता है, ये जो डीएनए होता है, जैसे ऐसे फेंका हुआ रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा जगह छकेगा। कोई बक्सा लीजिए, बक्सा में कोई कपड़ा को बिना सब समेटे हुए उसको रख दीजिए, वो ज्यादा स्पेस कवर करेगा, ठीक ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको साइड करके आराम आराम से रखते हैं, ताकि
कम स्पेस में भी ज्यादा कपड़ा अट सके। अब केंद्र क्या होता है, उतना ही बड़ा नहीं होता जो कि बहुत ज्यादा जगह एडजस्ट कर पाएगा। वह भी केंद्र क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण से क्या होता है, इसको वहां रहने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको लपेट के रखना पड़ता है, इसको संजो कर रखना पड़ता है। कैसे लपटाता है ये देखिए ध्यान से। ये क्या डीएनए हुआ, डीएनए क्या, डीएनए का धागे तरह लंबा होता है, डीएनए लंबा होता है, डीएनए क्या होता है, लंबा संरचना होता है, ठीक ना। अब ये डीएनए क्या करता है, जैसे ये क्या हम लोग का प्रोटीन है, ये कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए क्या करेगा, इस पे इस प्रकार से लिपट जाएगा, इससे फिर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इस पे लिपटेगा, इस पे क्या होगा, लिपट जाएगा। देखिए ये क्या है, इस पे लिपट गया, लिपट करके क्या आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही हिस्टोन प्रोटीन होता है, 8-9 हिस्टोन प्रोटीन रहता है कम से कम एक डीएनए में, ठीक ना। अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। उसके बाद एक ही नहीं, उसके फिर आगे बढ़ेगा, फिर एक और क्या चाहिए होगा, एक और लिया हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन में क्या हो जाएगा, फिर ये हिस्टोन प्रोटीन में क्या होगा, ये बंधा हुआ रहेगा। इस प्रकार से ये हो गया पूरा डीएनए हो गया, ये आपके पास ये पूरा डीएनए हुआ। इसी के बीच बीच में क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन में लपेटा हुआ रहेगा। और ये पूरा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये कुल मिलाकर संरचना को हम लोग कहते हैं क्या चीज, क्रोमेटिन धागा। लेकिन हाँ, एक सिर्फ धागा को यदि हमको देखना होगा, इसको हम लोग डीएनए कहेंगे। और ये जो आपका पेन का जो खोप दिख रहा है, कवर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे। समझ में आ गया होगा। इसका मतलब एक चीज देखिए, यहाँ से यहाँ तक के धागा को हम लोग सिर्फ यदि धागा देखते हैं, इसको हम लोग डीएनए कहते हैं। जब हिस्टोन प्रोटीन जोड़ते हैं तब लोग कुल मिलाकर के क्रोमेटिन धागा कहते हैं। लेकिन इस धागा को क्या कहते हैं हम लोग, डीएनए कहते हैं। इसका मतलब ऐसे ऐसे क्या 46 को धागा है, मतलब ऐसा ऐसा क्या है, 46 को डीएनए। ये किसकी कोशिका का बात कर रहे हैं, मनुष्य की कोशिका का ये बात कर रहे हैं। अलग अलग कोशिका में अलग अलग धागों की संख्या हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मनुष्य यदि है तो वो बच्चा है, बूढ़ा है, लड़का है, लड़की है, सब में क्या होगा, 40 धागा ही होगा। और बता रहे हैं कि एक धागा जो है वो क्या है, एक डीएनए है। इसका मतलब 46 धागा है, इसका मतलब 46 डीएनए है। यानी मनुष्य के कोशिका के अंदर कितने डीएनए होगा, 46 डीएनए होगा। इसका मतलब यही 46 डीएनए ना धागा ना, एक क्रोमेटिन जलिका ग्रुप में लिपटा हुआ था। इसका मतलब ये क्या चीज लिपटा हुआ है, धागा, ये डीएनए है जो कि लिपटा हुआ है। क्या लिपटा हुआ है, ये डीएनए है जो कि चारों तरफ से वो लिपटा हुआ है, ठीक है। यही डीएनए का ही लंबाई कितना था, 2 मीटर था। यानी हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका के अंदर डीएनए की लंबाई, कुल लंबाई कितना है, 2 मीटर। कब, जब यह क्रोमेटिन जलिका के रूप में रहेगा तब। लेकिन जैसे ही यह विभाजन करने की बारी आएगा तो यह 46 अलग अलग खंडों में क्या होगा, खंडित हो जाएगा और एक अलग से क्रोमेटिन धागा का निर्माण करेगा, एक अलग हो गया। अब क्या होगा कि जैसे फिर और फेज आगे बढ़ेगा, एक ही फेज में विभाजन नहीं हो जाता, और फेज बढ़ेगा। फेज बढ़ने के बाद क्या चीज होगा, समझिए ध्यान से। चलिए अब और फेज हम बढ़ा रहे हैं यहां से। चलिए अब फिर यह कोशिका है, ठीक है। अब क्या करें, और अगला फेज होगा, यानी और विभाजन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जैसे विभाजन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो जिस प्रकार से एक कोशिका हो गया, ये केंद्रक हो गया, इसके अंदर क्या चीज था हम लोग का, यह अलग अलग क्रोमेटिन धागा था, ऐसे से था ना, ये क्या है, क्रोमेटिन धागा था, इस प्रकार से था। यह क्रोमेटिन धागा जो होता है, यह क्या करेगा, यह लिपटना शुरू करेगा, यह भी सिकुड़ना शुरू कर देगा, ठीक ना। जैसे ये क्या था आपका, ये डीएनए था ना हम लोग का, यह क्या करेगा, यह इस रूप में आना शुरू कर देगा धीरे धीरे। यह क्या करेगा, आगे संघनित होकर के जुड़ करके क्या करेगा, देखिए इस प्रकार से एक धागा जो होता है, इस प्रकार से एक संरचना बनाएगा, इस प्रकार से, हाँ, ये इस प्रकार से एक संरचना बनाएगा। कौन, एक क्रोमेटिन धागा, कुल मिला के इस प्रकार से एक संरचना बनाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन किससे बना, क्रोमेटिन धागा यानी डीएनए से। डीएनए जब क्या होता है, जब विभाजन के प्रोसेस को आगे बढ़ता है तो यही डीएनए क्या करता है, इस प्रकार का रूप लेता है, इस प्रकार का रूप लेता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। इसका मतलब डीएनए ही क्या है, क्रोमेटिड है। वो कब, या डमरू के रूप में, या इसको हम क्षरनुमा आकृति कहते हैं, ठीक ना। जब क्षरनुमा आकृति में आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक ना। अब यही सब क्या चीज बन जाएगा अंदर जाकर के, यही क्या होगा, सिकुड़ सिकुड़ के यही धागा सब क्या होगा, इसके अंदर जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्रोमेटिड कहेंगे। या केस कौन सा रूप लेगा, यह देखिए, यह इस प्रकार से रूप लेगा। चलिए किस प्रकार का रूप लेगा, यह इस प्रकार का रूप लेगा, ठीक है। प्रत्येक धागा जो होगा इस प्रकार का रूप लेगा। कुल मिला के कितना धागा है,
46 धागा है, यानी 46वां धागा जो होता है इस प्रकार का रूप लेगा। यानी यही धागा जब यही डीएनए इस प्रकार का रूप लेता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या कहते हैं इसको लोग? क्रोमेटिड। यानी ये क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड। ये जो एक क्रोमेटिड जिसे जो बना है, यही क्रोमेटिड को हम लोग क्या कर सकते हैं? गुणसूत्र कहेंगे। यही क्रोमेटिड को हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? गुणसूत्र कहते हैं, यानी क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको लोग? क्रोमोसोम कहिए या क्रोमोसोम कहिए। क्रोमोसोम क्रोमोसोम एक ही चीज है। अब समझ में आ गया होगा। यही डीएनए जो है, ठीक ना, ये धागा भी डीएनए था। जब अलग अलग भाग में खंडित हुआ तो एक एक डीएनए निकला। कुल मिलाकर 46 डीएनए हुआ और विभाजन का प्रोसेस आया तो ये डीएनए क्या हुआ? ये डमरू की तरह कहिए या छद्म आकृति बनाया। तो इसको हम लोग फिर क्या कर सकते हैं? यही डीएनए को जब छद्म आकृति बनाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? या क्रोमेटिड कहते हैं। यही क्रोमेटिड को हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। हाई डीएनए ही बस अपना शेप चेंज कर रहा है। जब ये डीएनए 46 डीएनए मिलजुल के था तो उसको हम क्रोमेटिन धागा कहे। या 46 डीएनए जैसे अलग अलग 46 भाग में बटा तो इसको हम लोग क्रोमेटिन जालिका कहे, इसको हमको क्रोमेटिन धागा बोले। और जैसे ही और विभाजन का प्रोसेस आगे बढ़ा, यह धागा जो होता है यह इस प्रकार का रूप ले लिया, ठीक ना, सिकुड़ करके इस प्रकार का रूप ले लिया। इसको हम क्रोमेटिड कहे। क्या कहें इसको? क्रोमेटिड कहे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, ठीक ना। प्रत्येक क्रोमेटिड जो होता है उसके बीच में क्या होता है? यहाँ पे एक क्या आता है? बिंदु टाइप का होता है। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेंट्रोमेयर कहते हैं। इसका मतलब क्या चाहिए? गुणसूत्र बिंदु है। यह जो गुणसूत्र है या क्या इसको क्या गुणसूत्र ही कहेंगे? क्रोमेटिड भी कहते हैं, गुणसूत्र भी कह सकते हैं। गुणसूत्र मतलब गुणों का सूत्र, यानी अनुवांशिकी गुणों का सूत्र। अनुवांशिकी गुण नहीं है, उसमें क्या चाहिए? डीएनए ही है ना। हाँ, इसमें क्या चाहिए? डीएनए ही है। ये अनुवांशिकी गुण का सूत्र यह हो गया, ठीक ना। इसको अनुवांशिकी इसको सूत्र कह सकते हैं, गुणसूत्र कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक मैं डीएनए यहाँ तक आया। फिर जब स्टेज आगे बढ़ता है, एक और स्टेज जब आगे बढ़ेगा, समझिए ध्यान से देखिए। चलिए तीन स्टेप तक गए हैं। अब चौथा स्टेप जब जाएंगे तब क्या चीज होगा कि जब और आगे बढ़ता है, स्टेप आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते ही क्या चीज होता है? समझिए ध्यान से। चलिए देखिए, अभी तक क्या चीज था? ये क्या हुआ था? कोशिका हो गया। ये क्या चीज था? केंद्रक था। अभी तक ये क्या था? एक डमरू के रूप में था। लेकिन हाँ, जैसे ही अब ये अवस्था आएगा कि नहीं, अब यह विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब यह दो भागों में टूट जाएगा। तब यही एक जितना जितना डमरू वाला था, जितना छड़ वाला था, ठीक ना, एक जितना जितना क्रोमेटिड था, इसमें क्या चीज है? क्रोमेटिड मतलब क्या चीज है? डीएनए है, ठीक ना। यह सब डीएनए, सब क्या है? डीएनए है। यह सभी डीएनए क्या करता है? डुप्लीकेट करता है, यानी द्विगुणन करता है। द्विगुणन क्यों करता है इस बात को हम समझा देंगे। पहले समझिए, पहले क्या था? इस प्रकार से था। किस प्रकार से था? देखिए, इस प्रकार से था, यानी एक क्रोमेटिड था। यहाँ पे क्या था? सेंट्रोमेयर था, यानी गुणसूत्र बिंदु था। लेकिन हाँ, जैसे ही विभाजन का प्रोसेस और आगे बढ़ता है तब क्या करता है? ये डीएनए, ये क्या चीज? डीएनए ही है ना। ये डीएनए क्या करता है? द्विगुणन करता है, यानी डुप्लीकेशन करते हैं। अभी जैसे बताए थे, ये द्विगुणन करता है। एक और क्या चीज करता है? एक और डीएनए को बनाता है, एक और डीएनए को बनाता है, ठीक ना। अब ये डीएनए क्या कहलाएगा? अब यह कहलाएगा सिस्टर, सॉरी देखिए, एक जो था, एक को क्या करते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। एक और क्रोमेटिड बना, यानी एक और डीएनए बना। सेम इसी के तरह, इसी के गुण का सब कुछ इसके जैसा होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर डीएनए में चेंजिंग हो जाएगा तो क्या होगा? जीवों में चेंजिंग हो जाएगा आगे प्रोसेस में ना, ठीक ना। इसलिए सेम टू सेम बनेगा, ठीक ना। यानी एक क्रोमेटिड था, अब एक और क्या क्रोमेटिड ऐड हो गया। लेकिन हाँ, जब दो भी क्रोमेटिड होगा इसको हम गुणसूत्र ही कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? गुणसूत्र ही कहेंगे। ऐसा नहीं कुछ अलग कर देंगे। एक क्रोमेटिड था उसको भी गुणसूत्र कहेंगे, एक क्रोमेटिड था उसको भी गुणसूत्र कहेंगे। जब डुप्लीकेट हुआ, डीएनए द्विगुणन किया, उसके बाद दो गुणसूत्र बना, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? दो क्रोमेटिड बना, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? गुणसूत्र कहेंगे। हाँ, ये जो दो क्रोमेटिड बना है इसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे इसको हम लोग? सिस्टर क्रोमेटिड। आप समझिएगा जैसे दो को क्यों बना। एक तो जरूरी, एक तो कोई दिक्कत नहीं था। इस सेल के लिए 46 को था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसी सेल से दो सेल बनना है, यही सेल में विभाजित होकर के दो बनेगा, जिसके लिए क्या किया? ये डुप्लीकेशन कर लिया डीएनए। अब जहां जहां एक था और वहां हर जगह क्या चीज होगा? दो होगा।
हर जगह क्या होगा 2 होगा, हर जगह क्या हो जाएगा 2 होगा। अब जैसे जैसे हर जगह 2 होगा ऐसा सब 2 जोड़ी वाला फिर कितना हो जाएगा 46 को, क्योंकि 46 को क्या एक जोड़ी वाला था, एक वाला था, तो 46 को 46 डबल डबल किया अपना अपना, तो क्या डुप्लीकेशन किया, क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, कौन डबल क्रोमेटिड वाला 46 को हो जाएगा। हाँ अब क्या हो जाएगा, यहाँ से कोशिका विभाजन होगा, जैसे कोशिका विभाजन होगा अगला प्रोसेस जिससे होगा, यहाँ से देखिए कोशिका विभाजन होगा तो क्या होगा कि ये एक क्रोमेटिड जो है, इसका जो एक क्रोमेटिड है वो क्रोमेटिड क्या चलाएगा अगले कोशिका में, जैसे विभाजन होने लगेगा एक क्रोमेटिड क्या चल जाएगा अगले विभाजन। ये कोशिका जब 2 भाग में बटेगा तो इसका जो दो है ना क्रोमेटिड, इस डीएनए का दो है, दो डीएनए है, इसका एक डीएनए इसमें चलाएगा, फिर आ जाएगा इसका भी एक डीएनए इसमें चलाएगा, ठीक है, इसका भी एक डीएनए इसमें चलाएगा, यानी जो 46 था 46 क्या करेगा 46 एक एक डीएनए इसको दे देगा। अब बताइए सब एक को दे देगा तो इसके पास फिर क्या बचेगा, एक ही डीएनए बचेगा, जैसे शुरू में यहाँ पे था, शुरू में यहाँ पे था, ठीक ना, और यहाँ जैसे डुप्लीकेट हुआ था, और फिर डुप्लीकेट जो एक्स्ट्रा जो हुआ था वो क्या किया दूसरी कोशिका को एक एक क्या किया विभाजन के समय दे दिया। अब बताइए जैसा ये डीएनए था सेम वैसा ही अपना डीएनए बनाया था ना, और इस डीएनए को क्या किया इसको दे दिया, पांच वाली कोशिका जो विभाजन हुआ उसमें चला गया। बताइए जिस प्रकार से ये कोशिका काम करेगा उसी प्रकार से यहाँ का कोशिका काम करेगा, सेम टू सेम, ठीक ना। यही कारण होता है कि जैसे देखिए हम लोग के शरीर में क्या होता है, आंख की कोशिका जो होती है, ठीक ना, और उसका क्या होता है अलग होता है, उसका जो डीएनए होता है उसका क्या होगा अलग होगा, ठीक ना। पैर की कोशिका जो होगा, ठीक ना, मतलब उसमें जो स्ट्रक्चर जो होगा अलग होगा, इसलिए आंख की कोशिका क्या होगा पैर की कोशिका के पास ज्वाइंट नहीं कर पाएगा, ठीक ना। यदि हाँ पैर का ही कोशिका है तो वहां यदि घाव होता है तो वहां की कोशिका विभाजन करके उसको निर्माण कर सकता है, उसको भर सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग क्या चीज समझ गए हमने, ठीक है। अब क्रोमेटिड देखिए, क्रोमेटिन जालिका क्या चीज है, क्रोमेटिन धागा क्या चीज है, क्रोमेटिड क्या चीज है, गुणसूत्र क्या चीज है, ठीक ना। उसके बाद ये गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमेयर क्या चीज है, सेंट्रोमेयर क्या चीज कहलाता है, देखिए ये सब क्या है बीच का चीज क्या होगा, ये सेंट्रोमेयर है यानी गुणसूत्र बिंदु क्या चीज है, गुणसूत्र बिंदु, ठीक है। लगभग आज मुख्य रूप से यही सब बताना था कि क्या चीज पाया जाता है, क्या चीज है आपका क्रोमेटिन जालिका क्या चीज है, क्रोमेटिन धागा क्या चीज है, गुणसूत्र क्या चीज है, क्रोमेटिड्स क्या चीज है, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या चीज है, सेंट्रोसोम जो है आपका सेंट्रोसोम कहते हैं, ये सेंट्रोमेयर क्या चीज है यानी गुणसूत्र बिंदु क्या चीज है। यदि आप लोग सही रूप से समझ चुके होंगे तो बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो आज का, ठीक है। चलिए थैंक यू।